हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए न्यू टॉपिक। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रिक से रिलेटेड है। तो इसमें हम ड्यूरेबिलिटी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ब्रिक की ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, इसमें फ्लोरेंसिस क्या है, एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या है। ठीक है। ये चीज़ें फ्रॉस्ट रिएक्शन इसमें क्या होता है, तो ये चीज़ें हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। ब्रिक की कौन सी प्रॉपर्टी, ड्यूरेबिलिटी। तो आज ड्यूरेबिलिटी स्टार्ट करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं लेक्चर की तरफ। नंबर वन जो है ड्यूरेबिलिटी। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी की डिफिनीशन पढ़ते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या है। सो durability, by durability of bricks, it is understood that maximum time for which they remain unaltered and strong when used in construction। अब ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक का मतलब ये है कि एक ब्रिक को जब हम बनाते हैं तो बनाने के बाद उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतनी टाइम के लिए इसको जो है ना चलना चाहिए, बल्कि ये इतने टाइम के लिए कारामद है। अगर उतने स्पेसिफाइड टाइम के लिए वो कारामद रहा, 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल या 50 साल, जो भी टाइम दिया है, तो उतने टाइम के लिए अगर कारामद रहा, उसमें कोई डिफेक्ट ज़ाहिर नहीं हो गया, तो इट्स मीन कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। तो ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड है टाइम से, ड्यूरेशन से, कि जितने टाइम के लिए हमने इसको बनाया है, डिज़ाइन किया है, उतने टाइम के लिए अगर ये कारामद रहा, तो इट्स मीन कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। अनअल्टर मीन कि ये चेंज अगर ना हो जाए, इसकी शेप इसी तरह रिमेन हो जाए, यानी चेंज ना हो जाए, और इसमें कोई किसी किस्म का डिफेक्ट ज़ाहिर ना हो जाए, तो इट्स मीन कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग रहे। कंस्ट्रक्शन में जो हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग रहे, तो इट्स मीन कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, पायदारी जिसको उर्दू में कहा जाता है, ठीक है, ये अच्छी है। तो इट्स मीन कि ये स्ट्रॉन्ग है ये ब्रेक, और साथ में जो है ना इसकी ड्यूरेशन अच्छी है, यानी जितने टाइम के लिए डिज़ाइन किया गया है उतने टाइम के लिए ये कारामद रहा, तो इट्स मीन ड्यूरेबिलिटी इज़ फाइन। सो आगे जाते हैं। एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस से मालूम हुआ है, प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड ब्रेक्स आर अमंग द मोस्ट ड्यूरेबल ऑफ मैन मेड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैन मेड मटेरियल अगर एक आदमी तैयार कर देता है, ठीक है, और इसकी क्लियरेंस कर देती है, उसको सही तरीके से गूंद लेता है और उसको ब्रेक को तैयार किया जाता है, तो एक्सपीरियंस से ये देखा गया है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। देयर लाइफ कैन बी काउंटेड इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। इसकी लाइफ तकरीबन हंड्रेड्स ईयर काउंट की जाती है एक ब्रिक की, अगर मैन मेड तैयार कर ले। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स सच एज एब्जॉर्प्शन वैल्यू, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस एंड एफ्लोरेंसेस। कुछ वीडियो से पहले मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया कि इसके कुछ टर्म्स है ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड। वो कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन वैल्यू है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है एंड एफ्लोरेंसेस है। ये आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सही है। एब्जॉर्प्शन वैल्यू क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक। एब्जॉर्प्शन वैल्यू जो रिलेटेड है वो पोरोसिटी से रिलेटेड है। पोरोसिटी यानी कितना पोरस है, कितना मसाम है इस ब्रिक में, कितने पानी को ये अलाउ कर सकता है। ठीक है। सो ट्रू पोरोसिटी एज डिफाइन इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोरस ऑफ द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सैंपल ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन वैल्यू किससे रिलेटेड है? एब्जॉर्प्शन वैल्यू जो रिलेटेड है, ठीक है, वो पोरोसिटी से रिलेटेड है। फिर पोरोसिटी की क्या डिफिनीशन है कि ट्रू पोरोसिटी एज डिफाइन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम पोरस, यानी एक ब्रिक में जितनी वॉल्यूम है, किस चीज़ का, पोरस का, मसाम का जितना वॉल्यूम है और इसका ग्रास वॉल्यूम, इनके दरमियान एक रेशियो होता है। उस रेशियो को क्या कहा जाता है? पोरोसिटी कहा जाता है। यानी कह रहा है द पोरोसिटी एज डिफाइन इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोरस टू द ग्रास वॉल्यूम ऑफ द सिंपल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। तो सब्सटेंस मादे का जो जो आपके साथ एक ब्रिक है, ठीक है, मादा है, तो उसमें जो पोरस स्पेसेस है, ठीक है, और जो होल जो बॉडी है, जो सॉलिड है, उन दोनों के दरमियान जो रेशियो होता है उसको क्या कहा जाता है? पोरोसिटी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलता है। ये एब्जॉर्प्शन वैल्यू,
एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम करते हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। एक ब्रिक को हम रख देते हैं 24 आवर पानी में। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। Apparent porosity more often called absorption value or simple absorption। apparent जो porosity जो ज़ाहिर हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, absorption value कहते हैं, सिंपल absorption कहते हैं। is the quantity water absorbed by the brick sample। एक brick sample जो है उसने कितना पानी जज़ब किया है, तो ये जितना पानी जज़ब किया है तो हम ये देखते हैं कि इसकी absorption value क्या है। so this expressed in percentage terms of the dry weight of the sample। ये एक्सप्रेस कर देता है परसेंटेज में कि इतना परसेंट उसने पानी जज़ब किया है। तकरीबन जो एक्सटेंडर किस्म की ब्रिक होती है वो लेस देन 20% पानी उसने जज़ब करना है। अगर 20 से ज़्यादा हो गया तो ये किसकी तरफ जाता है, इट्स मीन कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती जाती है। तो एब्जॉर्प्शन टेस्ट किस तरह हम करते हैं, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब W1 क्या है, W2 क्या है, नीचे देखते हैं। where W2 is the weight after 24 hours of emergence and water and W1 is the on dry weight of the sample। सबसे पहले हम इनको जब रख देते हैं किस चीज़ में, पानी में, तो पानी से निकालने के बाद 24 घंटे जब हम गुजर जाती है इसके ऊपर, फिर हम जब इसको निकाल देते हैं तो उस टाइम जो इसकी वेट होती है उसको हम W2 से ज़ाहिर करते हैं। W1 जो होता है फिर उसी ब्रिक को हम ओवन में रख देते हैं, इससे वो नमी जज़ब कर लेती है ओवन, ठीक है। उस टाइम जो ब्रिक की जो वेट होती है उसको हम W1 कहते हैं। सो सिंपल ये है। द एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ ब्रिक्स वेरी ग्रेटली, ठीक है, ये वेरी करता है। इट इज़ हाउ एवर रिकमेंडेड दैट फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स दे शेल नॉट बी ग्रेटर देन 20%। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है वो 20% से ज़्यादा पानी उसने जज़ब नहीं करना है। एंड फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग ब्रिक वर्क नॉट ग्रेटर देन 25%। ऑर्डिनरी जो मामूली किस्म की बिल्डिंग में जो इस्तेमाल किया जाता है वो 25 तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिक्स अफेक्ट देयर क्वालिटी एंड मेनी वेज। एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो खसूसियात है, वो ब्रिक को मुख्तलिफ तरह से डिस्टर्ब करता है, ठीक है। वो कितने तरीके हैं, कितने वेज है, तो वो हम नीचे देखते हैं। नंबर एक, फर्स्टली higher porosity means less solid material, hence strength is reduced। हायर पोरोसिटी, अगर एक ब्रिक की हायर पोरोसिटी है तो इससे ये ज़ाहिर हो जाता है कि इस ब्रिक में जो सॉलिड मटेरियल है वो बहुत कम है। तो इट्स मीन अगर वो कम है तो उसमें पोरस जो स्पेसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इट्स मीन कि इसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। नंबर दूसरा जो है, हायर एब्जॉर्प्शन will lead to other water related defects such as frost action and efflorescence। अगर एक ईंट है उसकी हायर एब्जॉर्प्शन वैल्यू आ रहा है तो इट्स मीन कि इसमें वाटर से रिलेटेड कुछ और डिफेक्ट उसमें ज़ाहिर हो गए, जिस तरह फ्रॉस्ट एक्शन जो होता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग का फिनोमेना इसमें आता है, ठीक है। गर्मियों में ईंट क्या करता है, फैलता है, सर्दियों में सुखड़ता है, ठीक है। अगर ये पोरोसिटी उसमें बहुत ज़्यादा हो, एब्जॉर्प्शन वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुखड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है ना फैलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि ईंट में मुख्तलिफ किस्म के क्रैक्स आ जाएंगे और ईंट मुख्तलिफ जो है ना फिनोमेना का शिकार हो जाएगा, ठीक है, जो एक ईंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। एफ्लोरेंसेस उसमें ज़ाहिर हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर इसमें ज़ाहिर हो जाते हैं। नीचे पिक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें सफ़ेद सफ़ेद पाउडर ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ये ज़ाहिर करता है कि इस ब्रिक की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। थर्डली क्या है, हायर एब्जॉर्प्शन रिजल्ट in deeper penetration of water which becomes a source of dampness। अगर हायर एब्जॉर्प्शन रिजल्ट हमारे साथ आ रही है, ठीक है, तो इट्स मीन कि इसमें जो वाटर की पेनिट्रेशन है, जो पानी जज़ब करने की इसकी सलाहियत ब्रिक की, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये कई जो है ना डेम्पनेस, कई नमी वाली जगह के साथ ये ब्रिक जो है ना पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये ज़ाहिर करता है। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या है, वाटर ऑन फ्रीजिंग एक्सपेंड बाय अबाउट 20% एन वॉल्यूम एंड एक्सर्ट ऑन अ प्रेशर ऑन द ऑर्डर ऑफ 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। जब पानी एक ब्रिक जज़ब कर लेता है, ठीक है, 10% वॉल्यूम के हिसाब से, यानी 10% अपने वॉल्यूम से
10% पानी वो जज़ब कर ले, तो ये एक प्रेशर डालता है, एक्सर्ट प्रेशर डालता है, जो 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। व्हेन ब्रिक्स आर यूज्ड इन कूल्ड क्लाइमेट्स, जब हम ब्रिक्स को सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, देयर decay due to this phenomena frost action may be common process, तो इसमें frost action भी फिर वाक़या हो जाता है। This is especially so because bricks are quite porous material, apparent porosity 20 to 25%। ब्रिक जो है वो तकरीबन आपके साथ क्या है, पोरस मटेरियल है, इसलिए ये पोरोसिटी ज़ाहिर करता है 20 to 25%। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर essential that bricks in these areas should be properly protected from rain to minimize absorption। ठीक है, इन एरियो में जहाँ पे नमी की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उन एरियो में आपने क्या करना है, बारिश को प्रोटेक्ट करना है ताकि बारिश इन ईंटों तक ना पहुँचे और नमी ना पहुँचे, ताकि एब्जॉर्प्शन की वैल्यू को क्या कर सके, हम डिक्रीज कर सके। ये आपके साथ है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस पे एक ब्रिक है। आउटर सरफेस एक वाल है जिसकी फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस पे एक ब्रिक इस तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देख लें एफ्लोरेंसेस क्या होता है। एफ्लोरेंसेस मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि एफ्लोरेंसेस हमारे साथ जो होते हैं वो ब्रिक सर्दियों के मौसम में अक्सर ब्रिक के सरफेस के ऊपर सफ़ेद किस्म के पाउडर ज़ाहिर हो जाते हैं। उन पाउडरों को क्या कहा जाता है, एफ्लोरेंसेस कहा जाता है, जो एक ईंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है, ये सैलिनिटी की अलामत कि इसमें सल्ट बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ अ कॉमन disfiguring and deteriorating process of bricks in hot and humid climate। अगर हमारे साथ ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब है हमारे साथ ह्यूमिडिटी है, नमी है हवा में। ठीक है, और हवा में नमी की मकदार काफ़ी ज़्यादा है, तो ये फिगर क्या हो जाता है, जो ईंट का जो फिगर होता है वो डिसफिगरिंग इसकी हो जाती है, यानी उल्टा हो जाता है, वही शेप उसका बरकरार नहीं रहता है, और वो ईंट क्या हो जाती है, डिट्रॉयरेट हो जाती है, तबाह हो जाती है। ब्रिक सरफेस गेट्स कवर्ड विद वाइट और ग्रे कलर्ड पैचेस ऑफ साल्ट्स। ब्रिक्स के सरफेस को हमें वाइट या ग्रे कलर से कवर करना चाहिए। दीज साल्ट्स प्रेजेंट इन दी ओरिजिनल ब्रिक क्ले, ये साल्ट ओरिजिनल ब्रिक क्ले में मौजूद होती है। व्हेन रेन वाटर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्रिक्स, जब बारिश के पानी जज़ब हो जाती है एक ईंट में, द सेल्ट्स गेट इजीली डिजॉल्व, तो इसमें जो सेल्ट होती है वो इजीली इसके साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। आफ्टर द रेन एवापोरेशन स्टार्ट, फिर इससे एवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ब्रिक बारिश के बाद द साल्ट्स मूव आउट अलॉन्ग विद द वाटर एंड form then encrustations on the surface of the bricks। फिर encrustations का मतलब ये है, ठीक है, encrustations का मतलब ये है कि ब्रिक की सरफेस के ऊपर एक पतली सी तह बन जाती है। ठीक है, सफ़ेद किस्म की। Salt which are commonly precipitated during efflorescences are sulfates of calcium, magnesium, sodium and potassium, इनकी फॉर्म में होती है। ठीक है, ये इन्हीं से ये एफ्लोरेंसेस पैदा हो जाती है। इट इज़ वाई ग्रेट emphasis should be laid while testing the chemical composition of the clay for brick manufacturing। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं, शुड बी लेड वाइल टेस्टिंग। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्ले फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, केस में केमिकल कोई जो है ना इस तरह ख़तरनाक किस्म की चीज़ें मिट्टी में नहीं मौजूद होनी चाहिए, ताकि ये ईंट के लिए ख़तरनाक साबित ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे साथ है एफ्लोरेंसेस की ये अलामत है, जो दीवार, ये आपको आउटर एक दीवार है जिसकी सरफेस के ऊपर सफ़ेद किस्म के पाउडर नज़र आ रहे हैं आपको, तो इट्स मीन कि इसके ऊपर एफ्लोरेंसेस का फिनोमेना हुआ है। ठीक है, सो फ्रेंड ये था वीडियो का लास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ी चाहते हम। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।